हाँ जी बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। कल बेटा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें हमने क्या बताया था, देखो बेटा केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है जब कोई दो रिएक्टेंट या मोर देन टू, है ना, टू या मोर देन टू रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले जो भी कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो अपने एटम्स में ब्रेक होता है ना, आइंस में ब्रेक होता है और वो दोबारा रिएक्शन करके बेटा एक न्यू कंपोजिशन का न्यू प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। फिर पुराने बॉन्ड टूटने में और नए बॉन्ड फॉर्मेशन होने में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम। क्लियर है बेटा? और वही चीज हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, उसको हम क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो इस चैप्टर में बेसिकली बेटा इन्हीं दो चीजों का रिलेशन है, मतलब इसी दो पॉइंट्स पे पूरे चैप्टर है कि हाउ केमिकल रिएक्शन, मतलब थ्रू केमिकल रिएक्शन वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या बाय द केमिकल, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, हाउ वी कैरिड ऑन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, मतलब इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम कैसे केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, या केमिकल रिएक्शन होने से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी चीज को बुक में आपके टर्म क्या दे दी गई है बेटा, रिएक्शंस और इलेक्ट्रिक, इनको एनर्जी की टर्म में बोला गया है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे बेटा देखो, इसके सिंपल से एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ। जैसे आपके घरों में बेटा, जैसे आप देखते हो इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर में बैटरी होती है। क्लियर? तो उस बैटरी में क्या होता है, लेड की बेटा छड़ें होती है ना, प्लेट्स होती है। लेड की, पीवी की और पीवी O2 की, ये कैथोड का काम करते हैं, कैनोड का काम करते हैं। बीच में इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में आपका क्या है, आयनाइज्ड, है ना, एसिडिफाई हल्का सा वाटर बना होता है जो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो आप देखो आपको क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स और वो इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो वाटर है आपका, है ना, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तभी तो केमिकल रिएक्शन होती है। मान लो आप नई बैटरी ला के रख दो, है ना, बिल्कुल नई बैटरी ला के रख दो और आप उसको इन्वर्टर से कनेक्ट मत करो, मतलब उसमें आपकी करंट नहीं आए, एक्सटर्नल करंट नहीं मिले उसको, केवल बैटरी रखी हुई है और बिल्कुल डिस्टिल वाटर, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी है, कैथोड एनोड भी है। क्या आप उसको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्या कभी भी, एक दिन दो दिन, क्या कई रखे रखे भी क्या वो करंट प्रोड्यूस करेंगे? आप उसके दोनों जो नोड होते हैं, क्या आप उस पर इलेक्ट्रिक बल्ब लगाएं तो क्या वो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या वो करेगा, लाइटनिंग करेगा? नहीं करेगा ना। ठीक है, तो वो मतलब कैथोड एनोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक वो उनके बीच में बेटा केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और एक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो बाहर से, अब इन्वर्टर क्या करता है, आपके जो आती है बेटा 220 वोल्ट में जो आती है, वो क्या होती है, वो एसी होती है ना। तो उस एसी को पहले वो किस में कन्वर्ट करता है बेटा, इन्वर्टर जो होता है वो डीसी में, उसमें ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वो डीसी में कन्वर्ट करता है। और वो डीसी जो लाइट होती है वो किसके पास जाती है ना, वो बैटरी में जाती है। क्लियर? जिसकी वजह से क्या होता है, देखो उसके तार दोनों, एक दोनों नोड से कनेक्टेड होते हैं। तो उससे क्या होता है बेटा, जब इलेक्ट्रिसिटी गई तब कैथोड एनोड से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और थ्रू इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है ना बेटा, तो इस तरीके से मतलब ये चीजें हमारे पास थी। एक दूसरा देखो, तो बेटा उन कैथोड एनोड और जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस कब हुई, जब पहले हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, उससे पहले तो नहीं हुई ना। ठीक है, अब आओ दूसरा पॉइंट। जैसे आपके टॉर्च में जो सेल होता है ना, या घड़ी में जो सेल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई बीच में एक कार्बन की रॉड होती है और जो सेल की जो बाउंड्री होती है ना, वो किसी, जिसपे किसी न किसी का एडवर्टीजमेंट लगा होता है ना, जैसे निप्पॉन का सेल है मान लीजिए, या किसी और कंपनी का सेल है, तो जो एडवर्टीजमेंट जिस पर होता है, अगर वो हटाओगे प्लास्टिक का, तो पीछे एक आपको सिल्वर से कलर की, है ना, वो दिखती है, बाउंड्री दिखती है, वो किसकी होती है, जिंक की। बीच में कार्बन की रॉड होती है, ग्रेफाइट्स वगैरह और सब, है ना, MnO2 वगैरह ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें से। ठीक है ना बेटा, ग्रेफाइट होता है। तो अब उनको क्या करना पड़ता है, वो तो जैसे ही बेटा देखो, है ना, आपने उसको सील पैक किया, क्लियर पॉइंट, कैथोड एनोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन आने जाने लगे थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। समझ कि नहीं भाई, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक गेन करेगा, लॉस गेन जो जिधर की तरफ से लॉस किए जाएंगे दूसरा गेन किए जाएंगे, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट के। वो सारा काम प्रोसीड हो गया। तो अपने आप ही, और वो तो देखो आप सेल आप यूज करो या ना करो, है ना, वो तो उसमें तो अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है और एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है।
अब आपने उसको टॉर्च में डाल दिया तो क्या होता है, वहां पे आपने उस जो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना बेटा, आपने बल्ब उसको यूज जला लिया, आपने यूज कर लिया। या घड़ी में होता है, उसमें एक मशीन होती है, मैं ना मशीन घूमती है, वो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन है। ठीक है बेटा, तो कहने का यहाँ तो आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ी ना। ठीक है, तो देखो एक दो सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको बताया, इस पूरे चैप्टर में बेटा आप यही सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सेल भी दो टाइप के पढ़ेंगे, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक में यही होता है कि केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को हम, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और एक टाइप के सेल ऐसे होते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे सेल में कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आगे पॉइंट समझिए बेटा। तो इस तरीके से देखो हमारे पास ये चीजें हैं। अब लेकिन ये सब चीजें तो पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पढ़ने के लिए हमें पहले बेटा जो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट, है ना, क्लास के सारे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी। ठीक है, क्या होता है, बस जो किताब में या नंबर में होती है वो एकदम अचानक बता दी, आधी अधूरी ना। उसका फंक्शनिंग, उसकी वर्किंग जो होती है बेटा, वो शायद पता नहीं कितनों को पता हो, कितनों को नहीं पता हो। ठीक है ना, क्लियर। कंडक्टर क्या होते हैं ना, कंडक्टर के टाइप्स होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, क्योंकि ये सब आगे यूज आएंगे इन चीजों में। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो आप पढ़ते हो, है ना, पढ़े हो, तो छोटी छोटी बातें की रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ठीक है ना बेटा। और आपका ये मतलब इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट का आपके क्या होते हैं, टाइप होते हैं, कंडक्टर होते हैं उसके टाइप होते हैं। तो बेसिकली आज और कल में बेटा हम इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। दुष्यंत बेटा क्या बात है, हाँ बताओ बेटा। दुष्यंत, हाँ बोलो बेटा आप। कुछ बात हो तो मैसेज लिख के भेज दो, बार बार स्क्रीन ऑफ। अभी तो चलो बेटा मैं बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, है ना। कुछ मैं लिखाऊंगा तो मेरी आप स्क्रीन चली जाएगी उस टाइम, जब आप अगर ऑन करोगे। आपको कोई काम है तो आप उसमें चैट बॉक्स में मैसेज लिख दो, ठीक है ना बेटा। बार बार बच्चे, जब मैं किसी से बोलूं तभी वो बेटा अपनी स्क्रीन ऑन करे, ठीक है, या माइक ऑन करे। चलो, तो बेटा आप देखो, इसमें जो हमारा पहला चीज है, क्लियर। तो पहली चीज आती है चैप्टर की, तो इंट्रोडक्शन तो हो ही गया हमारा, क्या चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है ना, कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वही केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक टू केमिकल। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब उसके बाद देखो, जो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कंडक्टर। ठीक है ना बेटा। तो देखो कंडक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इजी है वैसे तो, बट सबसे बेसिक है ना, जो इस चैप्टर में बार बार यूज में आएगा, कंडक्टर, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। ठीक है ना बेटा। तो जो बेसिक सी चीज है बेटा, तो हमारे पास क्या रहता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंडक्टर। तो आप जानते भी हो, है ना, वो सब्सटेंस जो अपने थ्रू चार्ज को पास करा सके, है ना, करंट को पास करा सके। करंट क्या होता है, ठीक है, नहीं, चार्ज का फ्लो, है ना। या चार्ज कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड फ्लो करता है। ठीक है ना बेटा। तो ये चीज थी। और देखो, चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो, ये बहुत पहले था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले भी। 11th क्लास में भी याद करो, मैंने इस बात पे फोकस होता हूँ कि याद करो, डिस्चार्ज ट्यूब जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का तरीका था, डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, वहां भी करंट पास किया था इन लोगों ने, है ना, उसको दोनों नोड्स, दोनों टर्मिनल्स को वायर से कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट किया। वहां से भी बेटा उन्होंने चार्ज को फ्लो कराया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, ठीक है, ये नाम बाद में आया था। कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे नाम बाद में आए थे, चीजें तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी दूसरे नामों के साथ। ठीक है ना बेटा। तो दूसरे नामों के साथ बेटा ये सारी चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना। जैसे कैथोड, एनोड को, कैथोड एनोड जो वर्ड बना है वो कैटायन प्लस इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड वर्ड कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन से। तो ये सारी चीजें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद आई, है ना। तो एग्जिस्टेंस तो करते थे, ठीक है, नाम कुछ और हुआ करते थे, है ना। तो हम इलेक्ट्रिसिटी ना बोल के फ्लो ऑफ चार्ज ही बोल देते थे, है ना, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसका रीजन क्या है, वो ये है कि चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है, करंट क्यों फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह। आ गया पॉइंट समझ में। तो रीजन बाद में पता चला, आपको डिस्कस, क्लियर। तो देखो कंडक्टर भी आप जानते हो क्या होते हैं, वो सब्सटेंस है ना, विच कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी या पास द करंट थ्रू इटसेल्फ, जो अपने थ्रू चार्ज को पास कर सके, करंट को पास कर सके। ठीक है, नहीं, अपने थ्रू, क्लियर। तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं, मतलब करंट तो बेटा, है ना, एक साइड से दूसरी साइड फ्लो करनी है,
फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर फ्लो कर रही है, लेकिन थ्रू किसके थ्रू कर रही है? ठीक है, तो वो मटेरियल जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो कराए फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, करंट को फ्लो कराए फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है बेटा। अब कंडक्टर्स के बेटा टू टाइप आते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, एक हमारे पास आता है मेटालिक कंडक्टर्स, और एक हमारे पास आता है बेटा इलेक्ट्रो, है ना, लाइटिक कंडक्टर। अच्छा, मेटालिक कंडक्टर का एक नाम और होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, कंडक्टर। और इनका एक दूसरा नाम क्या होता है? आयनिक कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो ये इनके बेटा एक दूसरे नाम भी होते हैं। हाँ जी बेटा। ठीक है, तो अब ये क्यों, क्या, कैसे हैं बेटा, वो देखते हैं। तो बेटा देखो, हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई भी मेटाल, देखो नाम से क्लियर है, मेटालिक कंडक्टर, है ना। तो जो बेटा हमारे पास आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के जो वायर्स होते हैं, जैसे मान लो कॉपर का वायर है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे कॉपर के एटम होते हैं। शीट ले लो, मान लो कोई शीट बनाई गई है ना, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास क्या है ना, एक ही तरह के एलिमेंट के एटम है। तो मेटालिक कंडक्टर यही होते हैं, समझ में आया, कि जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने हो, जिसको आप एलिमेंट बोलते हो। जो ये सिंपल एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं ना, सेम टाइप ऑफ एटम्स, उसको आप क्या बोलते हो? एलिमेंट्स बोलते हो। तो वो मटेरियल जो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, क्लियर पॉइंट, वो बेसिकली किस में आते हैं आपके, है ना, मेटेलिक कंडक्टर में आते हैं, है ना। और ऐसा, और देखो, अब एक ही टाइप के एटम तो मेटल में भी होते हैं और नॉन मेटल में भी होते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब जैसे मान लो सल्फर का पीस है, वो भी तो क्या है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं है। तो ये चीज क्या है कहना, जो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बोला, कि जो ऐसे जो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं और एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, तो वो गलत हो गई बात। आधी जगह एप्लीकेबल होगी, आधी जगह एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, नहीं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो कराने का काम आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन कौन फ्लो कराता है? जिसपे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी में होता है, क्लियर, जिसमें खुद ही इलेक्ट्रॉन बेटा डेफिशिएंट पोजीशन में है, जो एलिमेंट खुद ही इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है जिसमें, वो क्या इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा? अपने से, अपने मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं कराएगा ना, हाँ वो दूसरे का ले सकता है। क्लियर है पॉइंट? आगे समझ में, वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं कराएगा ना। तो इसमें इस कैटेगरी में जनरली क्या था, मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं, चाहे वो वीक मेटल हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग मेटल हो बेटा, है ना, वो इस कैटेगरी में आए। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखो क्या होता है, इसको समझ में आ गया इसका नाम मेटालिक क्यों पड़ा। अब देखो इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, ये कैसे अपने थ्रू चार्ज को फ्लो कराता है। जैसे आप देखते हो, हम जैसे घरों में या सभी जगह वायरिंग होती है ना, तो एक जगह से चार्ज का सोर्स होता है, वो चार्ज वहां से फ्लो कराया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो वायरिंग होती है ना, उसमें कॉपर के वायर्स होते हैं, उसके ऊपर पीवीसी होती है, वो बात अलग है। तो एक कॉर्नर से चार्ज का फ्लो कराया गया, ठीक है, यही होता है, और दूसरे कॉर्नर पे चार्ज पहुंच जाते हैं, है ना। तो इनके इनके थ्रू ही तो जाते हैं बेटा। जो एक ही तरह के एटम्स हैं, ये मेटल या मेटलॉइड्स के जो एटम है बेटा, उनके थ्रू ही तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, समझ में आ गया नहीं? क्लियर? तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो आप देखो, हम आपको बेटा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज आपको पढ़ा के आए, याद करो, कि जो मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमने आपको, आपको याद होगा तो, कि इनमें क्या होते हैं, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्हीं के बीच के जो वॉइड स्पेस होते हैं, है ना, इसमें आ जाते हैं। और इसको, और ये क्या बन जाती है, जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा तो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? याद आया आपको बेटा? ये या तो केमिकल बॉन्डिंग में आया होगा, या, है ना, ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है, कि मेटल में एक ही तरह के एटम कैसे पास पास होते हैं। याद आया आपको? तो अब इसमें क्या होता है, वैसे ही बेटा जो ये जो मेटल या मेटलॉइड्स के जो मतलब पीस होता है, जो वायर होते हैं, शीट होती हैं, वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी होती है, और उसमें क्या होता है, उन्हीं के फ्री इलेक्ट्रॉन उन्हीं के वाइड स्पेस में होते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब आप सोचो कि आपने पीछे से करंट पास कराया है ना, आपने एक सोर्स से इसको अरेंज कराया, एक तो वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो तो वो बात अलग है, फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज कर्नल के बीच में एक अट्रैक्शन था, और उस अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से, है ना, कोई किसी से अरेंज था, तो आपस में पास पास थे, सॉलिड स्टेट में थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फ्री स्टेज में ही है, थोड़ा सा मतलब इनमें पॉजिटिवली चार्ज कर्नल इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसी नहीं है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं होता ना बेटा। अब पीछे से चार्ज आया,
अब चार्ज की जब एफिशिएंसी आई, क्लियर है पॉइंट, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज पीछे से आया बेटा, वो यहाँ बैलेंस हो नहीं पाएगा, ठीक है नहीं, तो उससे क्या होगा, वो चार्ज इसके बीच में एक रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो आपने एक्सटर्नल सोर्स से जो चार्ज आया है वो यहाँ प्रेजेंट जो पॉजिटिवली चार्ज मतलब कर्नल के बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वहाँ क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। और रिपल्शन को कम करने का तरीका क्या होता है, या तो वही कम बैक हो जाए, जो फ्लो कराया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है नहीं, या दूसरा तरीका क्या है, अब जब भाई आई है फ्लो तो कंटिन्यूशन ही है, तो जब कंटिन्यूशन में तो आने वाले जो एक्सटर्नल तरीके से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज है, वो यहाँ प्रेजेंट जो चार्ज है बेटा उनमें रिपल्शन क्रिएट होगा, और रिपल्शन क्रिएट होगा तो उस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होगा बेटा, ये आगे मूव करने लगते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं। तो देखो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं के थ्रू ही तो मूव करे, आया पॉइंट समझ में, क्योंकि देखो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, तो इनमें क्या होगा, ये भाई अपना तो लूज कर चुका, ठीक है नहीं, अब बाहर से आया तो पॉजिटिव चार्ज तो है और ये नेगेटिवली चार्ज है, अपने में रैंडमली अपने में भी है एक वो, लेकिन वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब क्या हुआ, वही आने वाले के से भी क्या होगा कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डेवलप होगा, अब ये क्या कर सकते हैं, तो उसी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है, तो यहाँ आने वाले से, है ना, इक्वल तो बैलेंसिंग तो रहती है ना चार्ज की बेटा, तो इस वजह से क्या होते हैं, ये फोर्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज करने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक तो वो भी वीक पड़ जाते हैं कि अब वो इधर बॉन्ड बनाए कि इधर बॉन्ड अट्रैक्ट करे कि इधर अट्रैक्ट करे, दूसरा जो एक्स्ट्रा चार्ज आया और पहले से चार्ज है इलेक्ट्रॉन वाला उसमें रिपल्शन हुआ, और दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं बेटा, है ना, एक वीक बना रहे हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज करना वाले इन्हीं में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उनको दोनों कंडीशन इन्हीं को वीक बना रही है। अब दोनों की वजह से, इन दोनों कंडीशंस की वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, तो क्या हुआ, ये इसके थ्रू थ्रू करते हुए बेटा इनके थ्रू आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ चले गए, आपके आगे चले गए, आगे पॉइंट समझ में। तो देखो इन्होंने अपने थ्रू, है ना, मेटल थे, जो मेटल के बेटा पॉजिटिवली चार्ज करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन थे, मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, तो चार्ज एक साइड से दूसरी साइड इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू ही तो आगे बढ़ा, ठीक है, और अगर ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो कराए, वो क्या कहलाता है, वो कंडक्टर ही तो कहलाता है, मेरे पॉइंट। तो इस तरीके से जो मेटल और मेटलॉइड्स के पीस होते हैं बेटा, वायर ले लो, पीस ले लो, शीट ले लो, है ना, ये किसका काम करेंगे, ठीक है, एक कंडक्टर का काम करेंगे, अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है। देखो हमारे यहाँ सवाल ये छोटी छोटी डेफिनेशन नहीं आती बेटा सीबीएसई बोर्ड में, तुम सोचो कि कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर की डेफिनेशन आ जाए विद एग्जांपल, या आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टर के डिफरेंस आ जाए, वो नहीं आते। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो उसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, क्या क्यों कैसे पे, मैं नहीं, तो इसको ध्यान, मैकेनिज्म नहीं तो मैं क्यों आपको ये मैकेनिज्म बताऊं, ठीक है ना। अब जब फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी होता है, फैक्टर अफेक्टिंग द, है ना, मेटालिक कंडक्टर्स होता है ना, कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर, है ना, और फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, तो वो कैसे बताओगे, जब आपको कंडक्टिविटी इसमें कैसे है, तभी तो आप ये देख पाओगे कि वो इफेक्ट कैसे हो रही है, आपको ये मैकेनिज्म पता है तभी तो आप सोच पाओगे कि किस वजह से ये मैकेनिज्म इफेक्ट हो रही है, समझ में, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक तरह का, अब देखो इसका दूसरा नाम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, कंडक्टर क्यों पड़ा, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो, जब ये इलेक्ट्रॉन आया अंदर से पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो इनके बीच में एक रिपल्शन हुआ और उसकी वजह से वो आगे बढ़ते बढ़ते गए। भाई अगर ये मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन को फ्री करके पॉजिटिवली चार्ज करना ना बनाए, तो मतलब मेटल्स के बीच में जो एक मतलब अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंस्टिट्यूशन है, वो किस टाइप का है, पॉजिटिवली चार्ज करने और फ्री इलेक्ट्रॉन, बाहर से जब एक्शन आया एक रिपल्शन क्रिएट हुआ तभी तो आगे बढ़े, तो इसमें मेन तो इलेक्ट्रॉन्स का ही रोल हुआ, समझना कि नहीं, तो इसीलिए इसका एक दूसरा नाम क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, मेन मेटालिक, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है बेटा, बताओ। हाँ जी बच्चों, किसी भी बच्चे को अगर यहाँ तक कोई इश्यू हो तो मुझे बताओ, यहाँ तक में अभी तक में भी कोई इश्यू हो तो आप बताओ, किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। हाँ जी चौटाला साहब, समझ में आ गया इतना, कहाँ है चौटाला साहब, हाँ जी लकीशा, समझ में आया बेटा, ठीक, और क्या नाम है तुम्हारा, वरुण, चलो विजेंदर, हाँ जी विजेंदर, और धड़कन अच्छा चलो आ गए, और अनुज साहब,
हाँ जी अनुज, हेलो परमजीत, आया बेटा समझ में? परमजीत, ठीक है ना बेटा? आप देखो बच्चों, हम बढ़ते हैं एक दूसरे की तरफ, आयनिक कंडक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो ध्यान से देखना। ओ सॉरी, हाँ मतलब आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की तरफ। देखो बेटा, वहां पर क्या होता है, जैसे हमारे पास आप जानते हो, जैसे NaI में एक आयनिक वो कंपाउंड बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए NaCl ले लो, तो ये मान लीजिए प्लस वाला क्या है Na, माइनस वाला क्या है Cl। ठीक है ना बेटा? तो आपको पता है 1 Na कंटेन 6 Cl अराउंड, है ना? तो इट्स सेल्फ तो Na के अराउंड 1 Cl, एक इधर आया बेटा, एक इधर आया, बाकी एक किधर होगा, आगे की तरफ होगा, एक कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा। ठीक है, वो मैं बोर्ड पे 2D पे दिखा नहीं सकता। ऐसे एक Cl है, Cl के इधर क्या होगा बेटा, है ना? एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, बाकी एक आगे एक पीछे की तरफ होगा। यही इस तरीके से देखो, तो हमारे उसमें यही एक प्लस माइनस का अरेंजमेंट दिखा होता है। क्लियर है हमारे पास? आप देखो बेटा क्या होता है, ये वाला थोड़ा ध्यान से समझना। जो क्या क्यों कैसे वाले सवाल आते हैं, वो मेटेलिक कंडक्टर से ज्यादा आयनिक कंडक्टर पे आते हैं। ठीक है ना बेटा? तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना। क्लियर है? तो हमारे पास क्या चीज है बेटा, वो तो देखो इनके बीच में हम जानते हैं कि जो आइंस कैटाइन और एनाइंस मिलकर बने होते हैं, कैटाइन एनाइन के बीच में क्या होता है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है? और वो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई दिखता थोड़ी है, वो तो रिप्रेजेंट करने के लिए बुक में क्या होता है कि इनके बीच में एक वो लाइन ऐसी क्यूबिक शेप बना देते हैं। बेसिकली ये क्या है, इनके बीच में एक, मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे ये बंधे हुए होते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो सवाल एक्चुअली बता दूं पहले, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है आपको। ठीक है ना बेटा? और मैंने ये क्वेश्चन आपको 11th में ही केमिकल बॉन्डिंग में करा दिया था, और कहा भी था प्लस 2 में ये चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। समझ में? आप ध्यान से सुनना क्या था। क्वेश्चन ये था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, वो सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोल्टन स्टेज या एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है ना? तो तनिष्का, याद है ये वाला? इसका इसका आंसर क्या हो सकता है, हल्का फुल्का बताओगे? ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका था बेटा। हाँ जी तनिष्का, आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा सोचो, हल्का फुल्का रिलेट करो कुछ। क्या हो सकता है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और एक्वस या मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक मिनट तनिष्का, एक मिनट। हाँ जी परमजीत, बताओ क्या बता रहे थे बेटा? कैसे? तो सॉलिड स्टेट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो पाता? कौन? इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन नहीं रुकते, मतलब इलेक्ट्रॉन रुकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड आंसर नहीं है, थोड़ा सा गलत हो रहा है परमजीत, थोड़ा सोचो। देखो क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी बोला, कैटाइन और एनाइन जो होते हैं बेटा, देखो ये कैटाइन और एनाइन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, और इनके बीच में तभी तो एक एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी के बीच में तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना स्ट्रॉन्ग, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दिया। तो एक्चुअली ये आयन बने हुए होते हैं बेटा। ठीक है ना? अब जब आयन ही आपस में बंधे हुए हैं, तो आयनिक कंडक्टर की बेटा देखो जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जैसे आयनिक कंडक्टर की डेफिनेशन है, वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो कराए, और कैसे? आयन बनकर। समझ में आया? जैसे आप देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सेल होता है बेटा, इसमें क्या होता है आप देखो, है ना? जैसे मान लीजिए ये हमने एक सेल बनाया, मान लीजिए इसमें क्या है, एक ये मान लीजिए एनोड है, ठीक, और इधर वाला मान लीजिए क्या है, आपका कैथोड है बेटा, है ना? एक कैथोड है, एक एनोड है, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, मान लो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है ना? तो आपने NaCl को, भाई देखो सॉलिड तो होता नहीं हमेशा, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं ना, मतलब सॉल्यूशन स्टेज में होते हैं या मोल्टन स्टेज में होते हैं, है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं मोल्टन स्टेज में या बेटा एक्वस सॉल्यूशन में, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। ठीक है ना? याद करो, जैसे आप पानी में डालोगे, हमने बताया ना आयनिक कंपाउंड में वैसे बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग, बट पानी में डालते ही क्या होता है, पानी की हाइड्रेशन एनर्जी याद करो, है ना, सॉल्वेशन एनर्जी, और इनकी लैटिस एनर्जी। तो वो सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, और लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से तुरंत ही आयंस में टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। याद आ गया समझ में? है ना? है ना? और
मोल्टन में क्या होता है कि हम किसी आयनिक कंपाउंड को इतना हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि वो हीट करने की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर देता है। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाएगा बेटा, देखो जैसे मैंने नीचे नीचे का ब्रेक कर दिया है, तो अब ये आयन क्या है, जो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बने हुए थे, वो फोर्स हीट करने से, हीट एनर्जी से वो ब्रेक कर गया और आयंस, कैटाइन, एनाइन दोनों फ्री हो गए। अब तो ये कहीं भी जा सकते हैं। तो यही तो होता है फिर बेटा कि जैसे हमारे पास देखो एनोड है, एनोड पे कैसे चार्ज होता है, एनोड कौन, जिसपे एनाइन जाए। एनाइन क्या होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। तो एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव, इस पे क्या होता है, नेगेटिव। भाई देखो एनोड क्या होता है, जिसपे एनाइन अप्रोच करे, यही होता है। और एनाइन खुद कैसा होता है, नेगेटिव। कैटाइन कैसा होता है बेटा, ये तो आपको पता है। कैटाइन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और एनाइन कैसा होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो वो रॉड जिसपे कैटाइन अप्रोच करे वो कैथोड कहलाता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिवली चार्ज बेटा किस पे अप्रोच करेगा, जो खुद नेगेटिव होगा। पॉइंट आ गया, जो खुद नेगेटिव होगा, जो रॉड खुद नेगेटिव होगी उसी पे तो पॉजिटिव आइन रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोला, कैथोड। क्लियर। और एनाइन नेगेटिवली चार्ज है, वो जिस पे अप्रोच करेगा, तो नेगेटिवली आइन किस पे अप्रोच करेंगे, जो रॉड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, खुद पॉजिटिव होंगे। आगे समझ में बेटा। और इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर पॉइंट। अब आया पॉइंट, जैसे बेटा आप इलेक्ट्रिसिटी से करंट पास करोगे, देखो जब तक यहां से आप चार्ज फ्लो नहीं करा रहे हो, जो मेटल की रॉड होती है शुरू में तो न्यूट्रल होती है, जैसे आप बैटरी से करंट फ्लो कराते हो तो एक मेटल की रॉड कैथोड का और एक मेटल की रॉड एनोड का काम करती है। मतलब एक रॉड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है और एक रॉड क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाती है। समझ में आ गया बेटा। और इनके बीच में जो बेटा ये आयंस हैं, जो एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में है या मोल्टन स्टेज में है, ये क्या है, फ्री है, इस टाइप से है। अब ये फ्री है, फ्री टू मूव है। क्लियर। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आइन इसकी तरफ जाएगा और जो नेगेटिव आइन इसकी तरफ जाएगा। तो क्या हुआ, पूरे सिस्टम में चार्ज फ्लो कर गया। देखो इसकी वजह से एक नेगेटिव बना, नेगेटिव मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, और ये क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ठीक है बेटा। तो अब इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आइन इसकी तरफ पहुंचा और ये किसकी तरफ पहुंचा, तो पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ एक तरीके से। पॉइंट आया बेटा समझ में, क्लियर है पॉइंट। तो अब पूरा इस तरह, तो यहाँ पे क्या हो, लेकिन ये बेटा यहाँ कब जा पाएगा, ये यानी यहाँ कब जा पाएगा, जब ये बंधा हुआ नहीं होगा, फ्री होगा। तो देखो यहाँ भी इन, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, क्यों इनको, है ना, समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। अभी देखो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट पे कंडक्टर ही तो है, और कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, जो अपने थ्रू चार्ज का फ्लो कराए। तो देखो ये क्या हुआ, ये चार्ज खुद, मतलब Cl लाइन एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा को, मतलब ये चार्ज एफिशिएंट हो गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज को लेके यहाँ पहुंचा और यहाँ पे क्या कर दिया इसने, अपना एक्स्ट्रा चार्ज को डिपॉजिट दे दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये डेफिशिएंट था। यहाँ क्या था, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ये सॉरी ये डेफिशिएंट है, ये अपने डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ गया। तो और इससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ लिए, तो इस पे क्या हो जाता है, सोडियम आयन डिपॉजिट हो जाएगा न्यूट्रल होके, यहाँ Cl न्यूट्रल होंगे, Cl2 गैस निकल जाएगी। आगे पॉइंट समझ में बेटा। तो ये तो आप देखो याद करो, 10th में मेटल नॉन मेटल का एक चैप्टर था, वहां पे भी ये सेपरेशन, मेटल को सेपरेशन करने का एक तरीका बताया गया होगा आपको, समझ में आया बेटा। तो अब आप देखो, तो अब मैं शुरू से देखो वन बाई वन डेफिनेशन वाइज लेते हैं, है ना। तो हमारा जो टॉपिक था क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर्स। तो ऐसा मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जो आयंस के थ्रू चार्ज को क्या कराते हैं, अपने थ्रू, मतलब अपने थ्रू चार्ज का फ्लो कराते हैं थ्रू आयंस। मतलब देखो कंडक्टर, ये दोनों टाइप कंडक्टर के ही तो है बेटा। तो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, वो मटेरियल जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो कराए। क्लियर पॉइंट। तो वो इस पे भी लगनी चाहिए डेफिनेशन, वो इस पे भी लगनी चाहिए। तो यहाँ भी क्या हुआ देखो, ये मान लीजिए एक ही तरह के मेटल या मेटलॉइड्स, मतलब जो एक ही तरह के एटम थे, उन्होंने भी अपने ही थ्रू चार्ज को फ्लो कराया। तो इस मटेरियल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, उन्होंने अपने थ्रू क्या करा, चार्ज का फ्लो कराया। तो ये भी कंडक्टर की कैटेगरी में आ गए। और ये मटेरियल कौन से थे, या तो मेटल या मेटलॉइड्स के थे। मेटलॉइड भी क्या होती है, वीक मेटल होती है। तो इस बेसिस पे उनका नाम क्या हो गया, ये अपने थ्रू, जो इस मेटल के या मेटलॉइड के जो एटम्स हैं, उन एटम्स के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस एटम के थ्रू ही तो बेटा आगे पास होता जा रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारा मेटालिक हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स के जो हुए बेटा, क्यों, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक रिपल्शन नहीं मिलता, रिपल्शन नहीं मिला तो आगे का फ्लो नहीं मिलता। तो इसी वजह से इसका नाम क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। अब ये कंडक्टर की डेफिनेशन इस पे भी तो लगनी चाहिए, क्या, द मटेरियल विच फ्लो द चार्ज थ्रू इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ देखो वो भी काम हो रहा है, चार्ज तो यहाँ से बना, और वो बाकी जो चार्ज है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसका जो चार्ज और इसको जरूरत है, तो ये क्या हुआ, इस बीच में जो मटेरियल, दोनों मेटल की रॉड के बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है, उसके आइंस के थ्रू मूव करना, उसके थ्रू ही तो चार्ज पूरा फ्लो करा फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल बेटा। ठीक है। तो यहाँ इस मटेरियल ने
समझ में? उस मटेरियल ने क्या करा, चार्ज को अपने थ्रू फ्लो कराने में रोल प्ले किया। अगर मान लो सोचो यहाँ पे ये मटेरियल भरा हुआ ही नहीं हो, केवल दो मेटल की रॉड हो, क्या सर्किट कंप्लीट पूरा हो पाएगा? क्या चार्ज जहां एक तरफ जरूरत है और एक तरफ कम है, तो ये जो डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी का जो सर्किट है ये पूरा जो हो पा रहा है, ये थ्रू NaCl ही तो हो पा रहा है, Na आयन और Cl आयन के थ्रू ही तो हो पा रहा है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक कंडक्टर का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने थ्रू चार्ज का फ्लो करा रहे हैं, कंप्लीट करा रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? तो ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर, लेकिन ये कैसे होते हैं? ठीक है, इसमें जो मटेरियल है वो आयंस बन के, है ना, आयन के थ्रू चार्ज को फ्लो करा रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया बेटा हमारे पास, है ना, आयनिक कंडक्टर हो गया। ठीक है नहीं? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो मटेरियल जो आयंस में ब्रेक होके, डिसोसिएट होके, समझ में आ गया, वो मटेरियल जो आयंस में डिसोसिएट होके आयंस के थ्रू चार्ज को फ्लो कराते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? तो ये इस तरीके से बना। अब हमारा हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है या जो आयनिक कंडक्टर होता है, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट बोले चाहे वो आयनिक कंडक्टर बोले बेटा क्वेश्चन में, कि वो सॉलिड स्टेट में क्यों बैड कंडक्टर है? कंडक्टर का मतलब अपने थ्रू चार्ज को पास करना। तो बेटा जब आयन, आप देखो मैंने इसमें दोनों स्टेज लेंगी, नीचे के आयन्स फ्री हैं, ऊपर के आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बने हुए हैं, जो डॉटेड लाइन के मैंने दिखा रखा है। तो बेटा आप ही बताओ, अगर ये इस तरीके से हो यहाँ पर, ठीक है, कि भाई पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन है ना नेगेटिव आयन, ये एक दूसरे से बेटा बंधे हुए हों, ठीक है, तो क्या ये फ्लो कर पाएंगे? जो खुद ही इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब हमने सोचा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में नमक भर दिया सॉलिड स्टेट में, ठीक है, बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल भी पानी का कंटेंट नहीं है, बीकर भी हमारा बिल्कुल गीला नहीं है, बिल्कुल मतलब इस सिस्टम में कहीं भी मॉइस्चर नहीं, इन रॉड्स के बीच में हमने सॉलिड NaCl भर दिया। अब सॉलिड NaCl का मतलब क्या है कि Na आयन और Cl आयन, मतलब कैटायन और आयन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बने हुए हैं, तो क्या वो मूव करके जा पाएंगे इस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ? नहीं जा पाएंगे। ठीक है नहीं? तो इसका आंसर क्या है जो हमने पूछा था क्वेश्चन, तो मैं आप ध्यान से सुना, जब आपका जो आयनिक कंडक्टर होता है या इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, हाँ इसका एक इलेक्ट्रो, है ना, इसका बेटा जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का एक दूसरा मतलब, ये जो मटेरियल होते हैं, है ना, आयनिक कंडक्टर, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, है ना, तो या इनका जो मटेरियल को बोलते हैं वो इलेक्ट्रो, है ना, हमारे पास रहता है इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो अब देखो, अब इसकी वो जो हमारे पास है वो जो क्वेश्चन था हम उस पर जाते हैं। कोई भी आयनिक कंडक्टर या जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके आयन एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते, है ना, और जब वो मूव नहीं कर पाते तो उनके थ्रू ही तो चार्ज मूव होना था, तो जब वो खुद ही मूव नहीं हो रहे तो उनके थ्रू चार्ज कहाँ मूव कर पाएगा बेटा? क्लियर है पॉइंट? वो एक एफिशिएंट और एक डेफिशिएंट बन के चार्ज को मूव कराने में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं अपने थ्रू, और वही जब आयन ही बने हुए हैं बेटा तो चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा उनके थ्रू, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, क्लियर? वो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाने की वजह से, किससे, लैटिस एनर्जी से, तो लैटिस एनर्जी ब्रेक कर गई, ये आयंस फ्री हो गए। ऐसे आपने इतना हीट किया तो हीट से एनर्जी मिली कि ये इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक हो गया। दोनों दोनों चीजें पानी में मिलाने से या हीट करने से दोनों तरीके से क्या हुआ बेटा, वो लैटिस ब्रेक कर जाती है, आयंस फ्री हो जाते हैं। अब तो ये आयंस मूव करने के लिए फ्री है, तो ये क्या है, पॉजिटिव आयन इधर की तरफ गए, नेगेटिव आयन बेटा इधर की तरफ गए। पॉइंट है क्या समझ में? तो इस तरीके से क्या हुआ, तो आंसर समझ में आया कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो आयनिक कंडक्टर होते हैं, है ना, दैट आर द गुड कंडक्टर इन द एक्वस फॉर्म, है ना, एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट बाय, एंड या बैड कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट। तो सीधा सा आंसर है कि जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके आयन्स आपस में बने हुए होते हैं और इनके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं कर पाता, और जब ये एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में होते हैं तो आयन्स फ्री टू मूव होते हैं। ठीक है ना बेटा, और वो चार्ज को फ्लो कराने में रोल प्ले करते हैं थ्रू इटसेल्फ, इसलिए वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ जी बच्चों बताओ, यहाँ तक का समझ में आया? हाँ जी परमजीत बेटा, चलो अच्छी बात है। हाँ जी अनुज भाई साहब आए, अभी नहीं आए अनुज? हाँ जी अनुज जी, अनुज कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा है, 11th में ये पढ़ाया था या नहीं? अच्छा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया होगा, हाँ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तभी तो 11th में 12th की चीज पढ़ा देते हैं। वैसे भाई साहब आपको एक रिमाइंड करें, जो आप पढ़ा रहे हैं वो सारे ही पढ़ाया था हमने।
लेकिन याद करो हम क्लास में यही कहते थे जब 11th के किसी टॉपिक पे 12th का एक सवाल कराते थे, तो हमारा एक स्टेटमेंट होता था आपके लिए कि बेटा अभी इसलिए करा रहा हूँ, 6-8 महीने बाद जब आओगे तो आपको आधा अधूरा याद रहेगा, और एक बार तब दोबारा हो जाएगा, ऊपर से तुम सीरियस हो जाओगे कि ये +2 है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम तक आपको क्या होता है, वो अच्छे से सॉलिड हो जाता है। क्योंकि ये तो देखो ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई भी कितना भी होशियार बच्चा हो, कितना ही कैसे ही बच्चा हो, जो माइंड तो सबका एक जैसे ही होता है। एक बार पढ़ने के बाद अगर उसको रिवाइज नहीं किया जाए तो चीजें धीरे धीरे माइंड से स्किप होने लगती है। तो एक चीज हम 6 महीने पहले पढ़ा देते हैं, वो टॉपिक तो एक ही है, सवाल ही तो अलग होते हैं, 11th के अलग, 12th के अलग, कॉम्पिटिशन के थोड़े और ऐड हो जाते हैं थोड़े से। हाँ जी चलो, तो इस तरीके से बेटा देखो हमारा ये हुआ। अब इस पे एक दो डिफरेंसेस और हैं, वो और देखो बेटा क्या होता है। जैसे इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग का आता है ना, उसमें जो एक मेन, वैसे तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। देखो अब चाहे ये हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो या मेटेलिक कंडक्टर हो, ठीक है नहीं, इनमें मेन क्या होता है, एक टेम्परेचर है, एक ऐसा इफेक्ट है बेटा जिसका दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है नहीं, अब कैसे पड़ता है, टेम्परेचर के बढ़ाने पर बेटा जो हमारा मेटालिक कंडक्टर होता है इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी समझे बेटा क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो द चार्ज, किसी भी मटेरियल की अपने थ्रू चार्ज कराने की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम, है ना, या एबिलिटी का हो, पोटेंशियल को। ठीक है ना बेटा, वो एबिलिटी क्या कहना है, टेंडेंसी क्या कहलाती है बेटा, कंडक्टिविटी। क्लियर है पॉइंट। चलो, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास कहाँ पॉइंट था हमारा, भूल गए। हाँ, टेम्परेचर के इंक्रीज कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है बेटा, वो तो डिक्रीज हो जाती है। और जो हमारे बेटा आयनिक कंडक्टर होते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बेटा, क्लियर पॉइंट, वो हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जल्दी से ये और समझो, है ना, कैसे बाकी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो हम नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट वगैरह वो नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है ना बेटा। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आप जानते हो, जैसे हम अभी इसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर से क्या होता है, हीट एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी कौन ऑब्जर्व करता है, मटेरियल ऑब्जर्व करता है, मतलब मटेरियल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो ये भी गेन करेंगे एनर्जी को थोड़ी बहुत, लेकिन उससे ज्यादा कौन गेन करेगा, ये जो नीचे एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में जो आइंस हैं, मतलब जो फ्री आइंस हैं। तो एक तो बेटा इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले ही ब्रेक कर चुका है, ऊपर से आपने इनको हीट किया, तो हीट करने से क्या हुआ कि ये आइंस की क्या होगा, वो हीट एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इनका क्या होगा बेटा, काइनेटिक मोशन बढ़ जाएगी, ये तेजी से मूव करेंगे। ठीक है, कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर जिगजैग मोशन बढ़ेगी, तो कभी तो जल्दी से टकरा के नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ पहुंच जाएंगे। तो पॉइंट आया समझ में। तो इलेक्ट्रोलाइट आयनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हीट करने से क्या होता है बेटा, क्लियर, कि उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो हमारे ये नहीं पूछता, हमारे पूछता है वाई, कि why the conductivity increases of electrolytic conductor या ionic conductor on increasing the temperature। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर आयनिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, ये आपसे पूछता है, इसका रीजन। तो इसका आंसर आप समझे क्या होता है, आयनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयन फ्री टू मूव होते हैं, उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना के बराबर होता है ना, वो ब्रेक कर चुका होता है। जब हम हीट करते हैं तो वो आयंस एनर्जी को गेन करके उनकी काइनेटिक मोशन बढ़ जाती है, और वो इजिली जो नेगेटिव आयन क्या होगा बेटा, किसके पास पहुंचेगा, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव, वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। और जल्दी जितनी जल्दी पहुंचेंगे, तो यही तो था अपने थ्रू, वो जब जल्दी पहुंचेंगे उन्हीं के थ्रू तो चार्ज पहुंच रहा है, तो वो जल्दी पहुंच गया, तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, है ना, टेंडेंसी टू फ्लो द चार्ज क्या हो गई, वो बढ़ गई। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर आयनिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी बेटा बढ़ जाती है। अब आओ यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो इन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और इनके बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, देखो इसमें एक अट्रैक्शन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, और जब इसके पास आ जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में एक रिपल्शन होगा, समझ में आ गया नहीं। अब हीट करने पे क्या होगा बेटा, ये भी तो दूर दूर हो जाएंगे, हीट करने पर इसमें भी तो क्या होगा, ये भी तो थोड़े दूर दूर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो भी तो दूर दूर, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन क्या इसकी तरह पास पास होंगे, क्योंकि देखो पास पास होने से ये पॉजिटिवली चार्ज करना, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यही तो मैकेनिज्म मैंने बताई थी अभी, जल्दी से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट होते ही जब अंदर आता है तो पहले से प्रेजेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन उनसे रिपल्शन झेलता है। अब यही सब दूर दूर हो जाएंगे बेटा, आप खुद ही बताओ, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन पॉजिटिव कर्नल से और आने तब वो भी वीक पड़ जाएगा, पता चले पास है कि दूर है,
क्लियर। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी दूर दूर घूम रहे हैं, क्लियर, टेम्परेचर के बढ़ाने से, क्योंकि उनके बीच का जो भी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज कर्नल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ब्रेक कर जाएगा। वैसे वो वीक होता है, स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, तो ये दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर होने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का बेटा इनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू मूव करना इजी बनेगा या हार्ड बनेगा। आप ही बताओ, जितने पास पास होंगे ये पॉजिटिवली चार्ज करना फ्री इलेक्ट्रॉन, वो तेजी से जल्दी से अट्रैक्ट करेंगे और इससे एक रिपेल मिलेगा। रिपेल इस देखो, अगर मैं इसको शॉर्ट में इस डायग्राम में आप समझ नहीं पा रहे हो तो दो चार एटम से बना के बता देता हूँ क्या मैकेनिज्म रहती है। जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है, इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन आया बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आया, तो एक बार तो अट्रैक्शन हुआ, अब इसमें आ तो गया, अब आने के बाद इससे रिपल्शन हुआ तो भगा दिया, इधर से भाग के यहाँ आया, फिर ऐसे वन बाई वन आगे बढ़ता रहेगा। तो दोनों का रोल है। तो अब ये दोनों दूर दूर हो गए, पॉजिटिवली हीट करने से क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज करना और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, ये दूर दूर हो गए। तो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो करने का जो रेट होगा, जो टेंडेंसी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के थ्रू करता था, वो दूर दूर हो गए। पॉइंट यहाँ दूर होने से आसान बन रहा है, समझ में, यहाँ दूर होने से मुश्किल बन रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो चीजें समझ में आई? क्लियर है? इसको एक बार जरूर ध्यान से दोबारा करना, नहीं है तो मुझसे कल भी पूछ सकते हो। अभी आपकी क्लास का टाइम हो रहा है ना, है ना, 20 हो गया। ठीक है बच्चों, तो किसी को अभी इस वाली चीजों में कुछ पूछना हो वो तो रुक जाओ 2 मिनट के लिए, बाकी सारे बच्चे क्विट करके आप अपनी इंग्लिश वाली क्लास में जाओ। ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ जी राकेश, और आज वो कर लेना, ये हैश हटा लेना आगे से, हैशटैग। हाँ बेटा मुझे लगता है मेरी आवाज पहुंच रही है आप पर। हाँ तो मैं ये कह रहा था, हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ, नहीं तो तुम्हारी इंग्लिश की क्लास लेट हो रही है, कल पूछ लेना। अभी लीना का भी रह गया क्वेश्चन। हाँ बस ठीक है बेटा, कल पूछ लेना, कल मैं नया टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा, पहले क्वेश्चन पूछ लूंगा आप सभी के। ठीक है लकी चाल, दुष्यंत बेटा आउट, किट करो जल्दी। शुभम क्लास खत्म होने के टाइम पे आना है।